हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो सीरीज हमारी चल रही है एनसीईआरटी और लूसेंट की, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग इस सीरीज के अंदर में अपडेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले रहे हैं, मतलब कि एनसीईआरटी में जो डेटा अपडेट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लस लूसेंट में भी जो 14th एडिशन है, मतलब जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है 2024 का, सारा डेटा अपडेटेड ये आप लोगों को फ्रेंड्स एक ही जगह पे मिलेगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के अंदर में विद एक्सप्लेनेशन टीचिंग परीक्षा पर। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं फ्रेंड्स इन सभी लोगों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन को पहले ही लाइक कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों के जो लाइक्स है और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वही हमें एनर्जी देते हैं कि हम जो है आगे में भी इसी तरीके के मेहनत आप लोगों के लिए करते रहे, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों को जो है हम क्वेश्चंस की तरफ में आपको लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और लूसेंट में भी दिया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों ही धर्मों की जो गुफाएं हैं वो कौन से स्थानों पर एक साथ उपस्थित है? तीनों ही धर्मों की गुफाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो कौन सी जगह है? तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, एलोरा, अजंता, ठीक है, एडक्कल या कार्ले। कहां पर में हो जाएगा ये आप लोगों को? ये हो जाएगा फ्रेंड्स एलोरा के अंदर में। एलोरा के अंदर में आप लोगों को हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, ये तीनों ही गुफाएं देखने के लिए मिलती है। ये एक यूनिक चीज है अजंता और एलोरा के अंदर में, स्पेशली एलोरा में। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एलोरा की जो गुफाएं है, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र के अंदर में जो औरंगाबाद जिला था जिसका नाम अब बदल के जो है संभाजी नगर कर दिया गया है, वहां पर में आपको मिलेंगी। तो महाराष्ट्र में, ठीक है, संभाजी नगर, संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर, जिसको पहले जो है महाराष्ट्र का, एक बिहार में भी औरंगाबाद है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद था वहां पर में आप लोगों को मिलेंगी, औरंगाबाद के अंदर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों को याद रखना है, अजंता और एलोरा। तो एलोरा की गुफाएं है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, अब एक चीज है आप लोगों की कि कैलाश टेम्पल, एक कैलाश नाथ टेम्पल है और एक कैलाश टेम्पल है। तो कैलाश नाथ टेम्पल जो है आप लोगों को एक मिलेगा कांचीपुरम के अंदर में और एक कैलाश टेम्पल आप लोगों को मिलेगा एलोरा के अंदर में। तो 16वें नंबर की गुफा है वो। ठीक है, ये याद रखना है। टोटल 34 गुफाएं है इसके अंदर में। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस पूरे इलाके में, ठीक है, एलोरा में आपको 34 गुफाएं मिलेंगी। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कैसे कैसे, हिंदू धर्म की कितनी है, बौद्ध धर्म की कितनी है और जैन धर्म की कितनी है। देखो ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदू धर्म की यहाँ पर में है 17 गुफाएं, ठीक है, 12 गुफाएं आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिलेंगी और 5 गुफाएं जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड मिलेंगी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, 17, 12 और 5, तो टोटल 34 गुफाएं हैं एलोरा के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिक्किम किस वर्ष भारतीय राज्य में शामिल हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिया गया है इसका, ठीक है, कि किस तरीके से बना था। मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारियां देता हूं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है आंसर करते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है सिक्किम आपका भारत के अंदर में, ठीक है, सिक्किम जो है वो 1974 के अंदर में सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का, 1974 के अंदर में। ठीक है, 1974 के अंदर में 35वें संविधान संशोधन के जरिए, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एसोसिएटेड स्टेट का, एसोसिएट स्टेट का, पूर्ण राज्य नहीं बना था, केवल एसोसिएट स्टेट बना था। पूरी तरह से भारतीय राज्य कब बना? ये पूरी तरह से भारतीय राज्य बना था 1975 के अंदर में। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने सीखे। हमने सीखा कि सिक्किम, ठीक है, भारत का राज्य जो है पहले नहीं था, पहले एक अलग देश था सिक्किम। ये यहाँ पर मैं आप जो देख पा रहे हो सिक्किम यहाँ, ठीक है, सिक्किम एक अलग देश था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए पहले एसोसिएट स्टेट बना, ठीक है, एसोसिएट स्टेट। और भारत का हिस्सा कब बना? 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना, 22वें नंबर का राज्य बना था वो। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। ज्योति सिंह जी खोल दी गई है, अनलिमिटेड करवा दी गई है उसकी टेस्ट को, आप देख चेक कर सकते हो। तो सिक्किम ऑफिशियली जो है फ्रेंड्स 1975 के अंदर में भारत का राज्य बना था, पूर्ण राज्य। अब देखिए यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? ठीक है, एसोसिएट स्टेट बना।
आप देख सकते हो, आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो कितने काम की चीज है आप लोगों की। आप देखिए यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जाम के अंदर में आया क्वेश्चन, और आपको अभी भी बोल रहा हूं ये जो सीरीज है आप लोगों की, ये एक आपके लिए एक ऐसा हथियार बन रही है जिसके जरिए आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी चीज आ जाए आपके पास में एक हथियार रहेगा। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। केवल 40 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में हमारे 500 लाइक से। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जहां भी कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप लोग सभी लोग। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में 35वें नंबर का संविधान संशोधन था 1974 में। एसोसिएट स्टेट की बात हो रही है, एसोसिएट स्टेट। और कंप्लीट स्टेट कब बना था, कंप्लीट कंप्लीट स्टेट कब बन गया था, भारत का हिस्सा बन गया था, वो बना था आप लोगों का 1975 के अंदर में। तो जो कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है, कितने बच्चे यहाँ पर में 43% लोगों ने गलती की है जिन्होंने ए आंसर लगाया है। अब जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि अब गलती नहीं होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया, अब आगे से गलती नहीं करेंगे, लिख देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, जिन भी लोगों ने गलत किया था, और जिन लोगों ने सही किया था वो भी हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से कमेंट में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका, एसोसिएट स्टेट बोला है उसने, संघ सह राज्य बोला है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का DSSS पीआरटी का क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम के अंदर में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके, दानी सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मोहन पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए 500 लाइक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ में हमारे जल्दी से जो है लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 1000 की टारगेट है हमारे दोनों के, लाइक्स के और लाइव के। तो देखिए भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है फ्रेंड्स ये आयरन ओर है आप लोगों का, इससे आयरन निकलता है आप लोगों का मैंगनीज से। ठीक है, तो मैंगनीज जो है आप लोगों का सबसे ज्यादा आप लोगों का मिलता है उड़ीसा राज्य के अंदर में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कहां से लिया गया है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की 8 स्टैंडर्ड की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, ठीक है 8 स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, उसके अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा मैंगनीज का उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ये आप लोगों को याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को जल धाराओं के बारे में बताया, यूपी सुपर टेट के अंदर में जो है आप लोगों की जल धाराएं पूछी जाती है। यूपी सुपर टेट से रिलेटेड हमने घोषणा की है आप लोगों की पावर बूस्टर, ठीक है, एक पावर बूस्टर सीरीज जिसके अंदर में आपके 50,000 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सुपर टेट के जितने भी एनरोल्ड बच्चे, जितने भी बच्चे जो सुपर टेट के कोर्स में जुड़े हुए टीचिंग परीक्षा के साथ में, उन लोगों को जो 5 तारीख तक जुड़ चुका होगा उन सभी लोगों को फ्रेंड 10 तारीख से जो है आप लोगों के 50,000 क्वेश्चन जो अलग अलग यूपी के एग्जाम्स में आए हैं वो प्रोवाइड होने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से किसको सुमेलित नहीं है, तो ब्राजील करंट जो है आपका अटलांटिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है और साउथ में है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है आपका। हम्बोल्ट करंट पैसिफिक ओशन में है लेकिन नॉर्थ में नहीं है, साउथ में। मैं आपको वो दिखाता हूं मैप के जरिए। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। और अगुलहास करंट, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था सुपर टेट के अंदर में, अगुलहास करंट वाला सुपर टेट के अंदर में आपका आया था ना, कि कौन सी वाली हिंद महासागर की धारा है, तो अगुलहास करंट था, हिंद महासागर की धारा आपकी। अब देखिए मैप के थ्रू दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देखिए आप, ये यहां पर में इस प्रकार से, ठीक है, अगर हम बीच में से एक लाइन बना देंगे इक्वेटर की, तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसको नॉर्थ साइड, और नीचे वाला जो है उसको साउथ साइड बोलेंगे हम लोग। तो आप लोगों की जो ब्राजील करंट है ये अटलांटिक ओशन के साउथ साइड में है, साउथ अटलांटिक में है। तो बिल्कुल सही था पहला कि साउथ अटलांटिक के अंदर में है, ये साउथ अटलांटिक में। ओके, उसके बाद में आप लोगों को बोला है गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम देखिए नॉर्थ अटलांटिक में है, तो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक में, बिल्कुल सही है। अगुलहास करंट देखिए, अगुलहास करंट हिंद महासागर के अंदर में, बिल्कुल सही है। अब हम्बोल्ट करंट की अगर मैं बात करूं जो आपका आंसर है, तो हम्बोल्ट करंट देख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में नेक्स्ट आप लोगों का। ठीक है, हम्बोल्ट करंट देखिए आप लोग, हम्बोल्ट करंट जो ये पेरू करंट है ना, इसी को हम्बोल्ट करंट कहा जाता है। ठीक है, पेरू करंट, पेरुवियन करंट को ही हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, और ये साउथ साइड में आप लोगों की, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से के अंदर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का मिल गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए ओके। यहाँ पर में वो एक कौन है यहाँ पर में, अयांश चौधरी है, ठीक है, वो जो है उनका एक अलग ही लेवल का डाउट है कि आपने कैनरी करंट को ठंडी बताया, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले। ठीक है, ये कैनरी करंट जो है ना ये तुम्हारी ठंडी जलधारा है। ठीक है, कहीं पे भी सर्च करके देख लो। ठीक है, चलो तुम्हारे सामने कर लेते हैं, कोई बात है कि पगले तुम्हारे लिए। ठीक है, कैनरी करंट, ओके, कैनरी करंट, ठीक है, इज वार्म और कोल्ड। ठीक है, ये देख लो आप। ओके, तो ये देख सकते हो आप, ये क्या है, कोल्ड करंट है, झंडू बाम। ठीक है, एक बार इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिखने से पहले एक बार गूगल कर लेता, उससे तो ज्यादा तुम्हारे लिए आसानी होती।
तो टीचिंग परीक्षा में यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एकदम उसके साथ में रिसर्च के साथ में पढ़ा रहे हैं। मैप के अंदर में भी साफ साफ दिख रहा है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा मैसेज लिखने से अच्छा छोटा सा गूगल कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता उसके लिए। चलिए आते फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग, तो कैनरी जो मैंने बताया था आपको ठंडी करंट है तो ठंडी ही है वो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। खिलजी वंश के तुरंत बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों के अंदर में दिया है। मैं दिल्ली सल्तनत की अगर आप लोगों को बात बताऊं तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपको जो है फ्रेंड्स ये पूरे के पूरे सीक्वेंस याद रखने हैं। सबसे पहला था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश जिसको जो है वो तुर्क वंश भी कहा जाता है, इलबरी तुर्क वंश, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आप लोगों का खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश। और खिलजी के बाद आते हैं तुगलक, ठीक है, तुगलक, तुगलक, ठीक है, तुगलक। तो तुगलक वंश जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि ये था खिलजी के बाद में। अब तुगलक के बाद कौन आए थे, तुगलक के बाद आए थे सैयद वंश, सैयद, और फिर लास्ट में आया था लोधी वंश। लोधी वंश को ही हराकर जो है बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया था। ये एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से देख, यहां मैं जैसे कि देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 576 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि हम लोग जो है और, ठीक है, ओके, चलिए। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने खिलजी वंश के तुरंत बाद किस वंश पर दिल्ली सल्तनत ने शासन किया, तो तुगलक डायनेस्टी ने किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। परमहंस मंडली का गठन जो है वो ब्लैंक के उन्मूलन के लिए किया हुआ था, तो जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में परमहंस मंडली का गठन किसने जो है आप लोगों का, परमहंस मंडली का गठन किसके लिए किया गया था, परमहंस मंडली का गठन, ये बताइए आप लोग। अंकुश कुमार, दोनों की कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। तो परमहंस मंडली की बात करें हम लोग यहाँ पर में, तो सबसे पहली बात तो परमहंस मंडली जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि परमहंस मंडली जो है एक आपका सोशियो रिलीजियस ग्रुप था, ठीक है। 1849 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे के अंदर में, ठीक है। तो दुर्गाराम मेहता जी और डाडोबा पांडुरंग, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका मेन उद्देश्य था कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा को उखाड़ फेंकना। तो ये आप लोग याद रखिए, जाति व्यवस्था या जाति प्रथा को उखाड़ फेंकना इसका मेन उद्देश्य था। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना 1849 में हुई थी। कहां पर में हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापकों के नाम में से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर में आप देख सकते हो कि दुर्गाराम मेहता जी और डाडोबा पांडुरंग, ये उसके संस्थापक थे। और कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना इनका मेन उद्देश्य था। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है और अपडेटेड लूसेंट में भी दिया हुआ है, अपडेटेड लूसेंट के अंदर में भी आप लोगों का, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का अश्वघोष ब्लैंक के दरबार में कवि थे जिन्होंने ब्लैंक की रचना की, ठीक है। अश्वघोष कौन थे और उन्होंने कौन सी रचना की थी, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। अश्वघोष कौन थे और उन्होंने किस चीज की रचना की, तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है, अश्वघोष। ये आप लोगों का, ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है। और ये अश्वघोष वाला क्वेश्चन जो है आपका, बुद्ध चरिता की रचना किसने की है, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है ऑलरेडी सुपर टेट की एग्जाम के अंदर में भी। तो बुद्ध चरिता जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरिता की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क नाम के राजा के दरबार में दरबारी कवि थे। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। ये यहाँ पर में आप लोग देखिए इस तरीके से, ये उत्तर भारत और भारत के ऊपर वाला भी जो इलाका है वहां पर में कुषाण राजवंश का शासन था। कुषाण, कुषाण, ये कुषाण राजवंश जो था आप लोगों का, ठीक है, उसके एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। उनके दरबार के अंदर में एक हुआ करता था अश्वघोष नाम का कवि। अश्वघोष उनका दरबारी कवि था जिसने बुद्ध चरिता नाम की पुस्तक लिखी थी, बुद्ध चरिता। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी भाषा में लिखी थी, तो ये भाषा थी संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के अंदर में लिखी थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देयर वाज अ पोएट नेम्ड अश्वघोष, ये आप लोगों को मैंने बता दिया अभी, ठीक है। अब देखिए पीआरटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क करिए आप लोग, इंपॉर्टेंट। और एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। 800 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 650 से ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने। 1000 का टारगेट है हमारा, सभी लोगों ने मिलकर पूरा करना है, ठीक है।
सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, तन्हा जुगनू चिल्लाने से क्या होगा। तो सभी लोग जब यहाँ पर में साथ देंगे तो ही ज्यादा बेहतर क्लासेस ले पाएंगे हम लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1807 को दूसरा जो है वॉर कहा जाता है, गलत। इसको फर्स्ट वॉर कहा जाता है इंडिपेंडेंस का, फर्स्ट वॉर। तो पहला वाला गलत है आप लोगों का, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 13th में, नहीं 10 मई को स्टार्ट हुआ था, 10th मई को, ठीक है, 1857 के अंदर में 10 मई को स्टार्ट हुआ था। और ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो ये गलत है, तीसरा वाला सही है। लेकिन अब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहां पर में आप लोग देखिए क्या बोला गया है यहां पर में, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर में बोला गया आप लोगों को कौन सा वाला सही नहीं है, नहीं है। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही है। तो पहला और दूसरा आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने आंसर दिया है पता है आप लोगों को? केवल 38% लोगों ने, 38% लोगों ने आंसर दिया है केवल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 38% लोगों ने, ठीक है। देखिए नेहा जी, वो अभी जो है वो आपका जो क्वेश्चन वाली सीरीज है वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं है। वो हम लोग केवल और केवल, ठीक है, वो हम लोग उन बच्चों को दे रहे जो टीआरई जो आपके सुपर टेट वाला जो कोर्स है उसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। उनको यूपी से, यूपी की अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो जुड़ना तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के सुपर टेट के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके अंदर में सारी चीजें हम वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिपाही विद्रोह कब जो है वो कहां से शुरू हुआ था? तो सिपाही विद्रोह क्या चीज है? ये 850 बच्चे हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत पास है हम लोग 1000 के। अगर आप सभी लोग एक साथ सेशन को लाइक भी करते रहोगे तो हम लोग जो है जल्दी पहुंच जाएंगे जी। रैंक बूस्टर सीरीज के बारे में चौधरी जी आज मैंने जो है जो बीपीएससी वाली थी वो मैंने बताया था कि 9 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यूपी का भी जो रैंक बूस्टर सीरीज है सुपर टेट का, जैसे ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, उससे तुरंत हो जाएगा स्टार्ट वो। तो आंसर हो जाएगा मेरठ। और कौन सी तारीख थी, डेट आप लोग बता दीजिए जल्दी से। डेट, डेट क्या थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, डेट क्या थी ये बताना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में मेरठ में स्टार्ट हुआ था और डेट अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 10 मई 10th में 1857 से स्टार्ट हुई थी, 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पहली बार ब्लैंक राजपूतों के समय में जो है राजधानी बनी। छठवीं की 6th स्टैंडर्ड की, ठीक है, आपकी जो 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों को, एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर में, ओके। तो दिल्ली जो है वो सबसे पहली बार राजधानी बनी थी आप लोगों के तोमर राजपूतों के समय में, तोमर राजपूतों के समय में। इसको याद रखना था आप लोगों ने, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों के समय में बनी थी, ठीक है। तो दिल्ली सबसे पहले राजधानी किसके समय में बनी? तोमर राजपूतों के समय में राजधानी बनी थी। उसके बाद में फिर चौहान लोगों के समय में बनी, ठीक है, चौहान। उसके बाद में, उसके बाद में चौहान लोगों के समय में बनी राजधानी। फिर दिल्ली सल्तनत वहां से स्टार्ट होती है उसके बाद, चौहानों के बाद में। तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा, तोमर राजपूत जो थे उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और इस तरह से यूपी की जितनी भी एग्जाम्स है उनके जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को यूपी सुपर टेट के कोर्स के अंदर में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यूपी के अंदर में जितने भी बच्चे जो यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो टीचिंग परीक्षा के जो है प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये लूसेंट से लिया गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो DSSB TGT सोशल स्टडीज में आया था और कहीं पे भी आगे में भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है, ठीक है। जल्दी बताइए। भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है इसके अध्यक्ष की और इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किसी भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति करते हैं वहां के गवर्नर, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का, आप लोग याद रखोगे। 926 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हमारे साथ में, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपियों को किसने पढ़ा था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। इस क्वेश्चन को सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो अशोका के जो शिलालेख थे, ठीक है, वो किस में लिखे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। जैसे ये देवनागरी लिपि है, अ आ ई ई, ठीक है, ये ABCD जो है ये रोमन लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि जो है भारत में यूज होती थी पहले। और भारत में जितनी भी लिपियां है, चाहे देवनागरी हो, चाहे जो है गौड़ा लिपि हो जिसमें बंगाली लिखी जाती है, या तमिल हो, तेलुगु हो, वो सारी लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। ये सारी जननियों, सारी जो लिपि है, सारी जो स्क्रिप्ट है उसकी जननी यही है, इसी से जनरेट हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो ये किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो जेम्स प्रिंसेप जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका के अभिलेख जो है ज्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, जो सम्राट अशोक थे, तो हम उनको पढ़ नहीं पाते थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने वो तकनीक खोजी कि कैसे हम उनको पढ़ पाए, क्योंकि ब्राह्मी लिपि हम भूल चुके थे। हम जो इंडियंस थे वो ब्राह्मी लिपि का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उन्होंने अलग अलग जो शिलालेख मिले थे उनको इकट्ठा किया, उनको देखा कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या हो सकता है इसका मतलब, और उन्होंने पूरा का पूरा सालों मेहनत की उन्होंने, और फिर पूरा का पूरा जो है वो वापस से उन्होंने उसको समझा कि कैसे पढ़ा जाता है उसको। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एसएससी इसके अंदर में क्वेश्चन, और ये वाला लूसेंट से लिया है हमने क्वेश्चन। तो लूसेंट का 14th एडिशन जो है आप लोगों का 2024 का लेटेस्ट वाला एडिशन, लेटेस्ट, तो ये लेटेस्ट जो एडिशन है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में एक प्रवेश द्वार था जिसे गोपुरम कहा जाता था, इसको इंक्लूड कर दिया लूसेंट ने। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए ले लिया है। ठीक है, डू यू नो भी आप लोगों का शॉर्ट्स वीडियो जी देखिए, जितने भी बच्चे हैं ठीक है उनको डू यू नो और एनसीईआरटी जिस सीरीज जो है वो कोर्स के अंदर में ही मिलती है आपके। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देखिए कि गोपुरम जो है वो मंदिर जो है बनाने की, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको कहा जाता था। तो आप लोग यहां पर में देखिए कि दक्षिण भारत के अंदर में जो मंदिर बनाने की शैली है उसको क्या बोला जाता है, द्रविडियन शैली। देखो, दक्षिण भारत के अंदर में मंदिरों को बनाने की शैली को क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली, द्रविडियन शैली ये कहते हैं आप लोग उसको। ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर में मंदिरों का जो प्रतिनिधित्व द्वार होता था या प्रमुख द्वार होता था उसको गोपुरम कहते थे। ठीक है, ये देखिए गोपुरम, यहां से आप आए, ये आप हो, ठीक है, और आप जो है मंदिर में जा रहे हो कि हे भगवान, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं आ जाती, एग्जाम नहीं निकल जाती, नेहा की शादी मत करा देना प्लीज, थोड़ा सा या एग्जाम जल्दी निकलवा दो या नेहा की शादी को टाल दो। ठीक है, ये लड़का है वो, ये आप हो, ये राजू है। ठीक है, तो राजू जो है वो भगवान के पास जा रहा है, तो पहले उसको गोपुरम में से होकर जाना पड़ेगा, फिर वो मंडपा में जाएगा। मंडपा जो है वो जगह होगी जहां पर वो बैठा रहेगा, यहाँ पर मैं नेहा के ख्यालों में। ठीक है, और यहाँ पर में ये है आपका गर्भगृह, जहां पर में भगवान विराजमान है। ठीक है, गर्भगृह, गर्भगृह के सबसे ऊपर में होता है शिखर, गर्भगृह के जस्ट ऊपर में। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। ओके, मतलब नेहा की शादी और राजू नहीं, ये प्रवेश द्वार, मंडप, और वो नहीं तो पता चले इसको भूल गए और नेहा राजू की शादी याद रहेगी तुमको। याद रखना, मतलब जहां भगवान रहते हैं उसको ग्रह, जो गर्भगृह कहते हैं, इसको मंडप कहते हैं, इसको गोपुरम कहते हैं, वो याद रखना। ठीक है, दक्षिण स्टाइल को जो है वो कहते हैं आप लोग। और ऊपर वाली जो उत्तर भारत के अंदर में जो मंदिर बनाने की कला है उसको नागर वास्तुकला कहते हैं आप लोग। चलिए, आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स यूज्ड टू फ्लो थ्रू मगध। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से लिया है ये, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड, ठीक है, 6 स्टैंडर्ड, फर्स्ट चैप्टर। ओके, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी वालों ने उठाया था ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से। 994 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, केवल 6 बच्चे चाहिए हमारा 1000 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। 781 लाइक्स कर दिए एक साथ, सारे के सारे बच्चे जितने भी हाथ देख रहे हैं अपना इनपुट दे देंगे तो हम और ज्यादा एनर्जी के साथ में यहाँ पर में पढ़ सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने अपना अपना इनपुट दे दिया है? जिन्होंने भी अपना इनपुट दे दिया वो हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, तो मगध जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मगध ये आपका इधर साइड में, ठीक है, गंगा और जो गंगा नदी जो है उसके और उसकी सहायक नदियों के पास में यहाँ पर में मगध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। इसमें से गंगा नदी बहती थी, यमुना नदी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों को जो है ना उसके अंदर में जो है नहीं मिलेंगी, क्योंकि यमुना नदी ऑलरेडी गंगा नदी के अंदर में विलीन हो चुकी होती थी इसके अंदर में। ठीक है, यमुना नदी ऑलरेडी गंगा के अंदर में विलीन हो चुकी होती थी इलाहाबाद के अंदर में, और इलाहाबाद मगध के अंदर में नहीं आता था। ठीक है, तो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। तो जो है आप लोगों का गंगा नदी हो जाएगा यहाँ पर में। सतलुज नदी जो है आप लोगों की यहाँ से नहीं बहती, सतलुज नदी जो है वो तो ऊपर साइड में बहती है। ठीक है, यमुना जो है यहाँ पर में आकर इलाहाबाद के पास में प्रयागराज में मिल जाती है। सतलज नदी इधर साइड से बहती है, ठीक है, इधर में। तो सतलज तो आंसर है नहीं, यमुना भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में ओनली 2, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल गंगा नदी। मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है गंगा और सोन जैसी नदियां जो है वहां पर से बहती थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। ओके, गंगा और सोन जैसी नदियां यहाँ पर में बैठी थी। ठीक है, सर बैच कैसे परचेस कर सकते हैं? बैच परचेस करने के लिए जो है आपको नीचे में एक दिया गया है नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। सर कैसे इतना अच्छे से समझा लेते हो सर, अपना कुछ क्वालिटी हमको डाल दे दीजिए, जब मैं स्कूल पढ़ाने जाऊं मैं गर्व से कहूं मेरे गुरु दानी सर है, चरण स्पर्श। आकाश नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि अगर
बच्चे जो मेरे स्टूडेंट है, जो यहाँ पर में टीचर बनने वाले, शिक्षक बनने वाले हैं, कई सारे लोग अधिकारी बनेंगे और ऊपर तक जाएंगे, प्रिंसिपल तक भी पहुंचेंगे, प्रिंसिपल से ऊपर हो सकता है शिक्षक अधिकारी बने कई सारे बच्चे, एग्जाम्स, बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्लियर करके। तो वो जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका वो लोग लेकर जाएंगे और लाखों बच्चे उससे पढ़ेंगे और वो समाज के अंदर में डॉक्टर, इंजीनियर्स, ठीक है, टीचर्स बन के और आगे जो इस बात को फैलाते रहेंगे, ठीक है, ये मुझे सबसे ज्यादा गौरवान्वित करती है बात। और मुझे लगता है कि जीवन जो है इस तरीके से सार्थक हो गया है कि समाज में जब आए हैं, जीवन में कुछ आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, कुछ आगे बढ़ाया है दुनिया को। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? लूसेंट का क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, बताइए जल्दी से कि कौन सी पत्रिका गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर में प्रकाशित की थी, ये बताना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, काफी सारे क्वेश्चन है और फिर उसके बाद में कुलदीप सर की भी क्लास है, आपको पता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे सभी के सभी लोग। तो गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार निकाला था। अब आपको बता दूं, एक इसका ईयर भी याद रखने वाली बात है कि कौन से साल में निकाला था उन्होंने। तो 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार साउथ अफ्रीका के अंदर में निकाला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके अलावा गांधी जी ने जो है यंग जो है इंडिया नाम से एक अखबार भी निकाला था। नवजीवन नाम से भी अखबार गांधी जी का ही है, लेकिन ये इंडिया में रहकर शुरू किया था गांधी जी ने। हरिजन नाम का अखबार भी गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, इंडिया में रहकर, लेकिन वो गांधी जी ने भारत में रहकर शुरू किए थे। जबकि इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार गांधी जी ने 1903 के अंदर में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर में शुरू किया था। और क्वेश्चन में बोला है दक्षिण अफ्रीका के अंदर में कौन सा शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, चलो तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम से जो अखबार है वो किसने निकाला था? यंग इंडिया। तो गांधी जी जो है ना वो बोलते थे, ये गांधी जी है, ठीक है, गांधी जी, गांधी जी के, हाँ ठीक है, ये गांधी जी के बाल नहीं है, ठीक है, ये समझ जाना आप लोग। ओके, तो गांधी जी के बाल नहीं है। गांधी जी जो है अपने आप को यंग समझते थे कि अभी तो मैं जवान हूं, कोई अपने आप को बूढ़ा थोड़ी समझता, मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, जब मैं अभी 70-80 साल का हो जाऊंगा तब भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आता लोगों के अंदर में जल्दी, वो सभी बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूँ वाला। तो गांधी जी जो है वो ऐसा समझ जाना कि गांधी जी अपने आप को जवान समझते थे, तो अभी तो मैं जवान हूँ, यंग इंडिया नाम का अखबार उन्होंने निकाला था। गांधी जी जो है वो अभी उनको लगता था अभी तो बहुत जीवन बचा है, तो नवजीवन, नवजीवन नाम का अखबार भी गांधी जी ने शुरू किया था कि भाई अपना तो जीवन मस्त चल रहा है, नवजीवन। भैया याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कि इस तरीके से आप लोग याद रख सकते थे। बाकी इंडियन ओपिनियन, सबके अपने अपने ओपिनियन है। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फैलाया था, ऐसे याद रख लेना आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का तोता किसको कहा जाता है? भारत का तोता, ठीक है, चलिए जी। तो पैरोट ऑफ इंडिया, भारत का तोता, ठीक है, पैरोट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद भी बोलते हैं इसको, तोताए हिंद, ठीक है, तोता, तोता ए, ठीक है, तोता ए हिंद किसको कहा जाता था? उन्होंने पता है क्या, आदिन धिन्ना तबले का आविष्कार किया था उन्होंने। तो तोता हिंद किसको कहते हैं आप लोग? अमीर खुसरो को, वेरी गुड, ठीक है, अमीर खुसरो, दिल्ली सल्तनत के समय में अमीर खुसरो जो है फ्रेंड्स ये थे, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूपी के अंदर में जो है फ्रेंड्स पटियाली टाउन है यूपी के अंदर में, वहां पर में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अंदर में बलबन और ग्यासुद्दीन जो तुगलक थे उनके समय तक ये रहे, ठीक है, बहुत लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के अंदर में ये रहे अमीर खुसरो। काफी सारी जो है इनकी आपको कृतियां मिल जाती है। खुसरो जो है उनकी कविताएं, जो उनकी पोएम्स थी वो आप लोगों को मिल जाती है। अमीर खुसरो, इनको तोताए हिंद बोलते हैं। तबले का आविष्कार भी इन्होंने किया था। कवाली, भारत के अंदर में जो कवाली गाई जाती है, कवाली का आविष्कार भी इन्होंने किया था। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? डी ट्रिपल एस बी एलसीडी का जो है यहाँ पर में एलडीसी का क्वेश्चन है आप लोगों का 18 अगस्त 2019 का। जल्दी से बताइए यहाँ पर में। विनय कुमार जी जैसे ही वो आ जाएगा ना वैसे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद में आने की संभावना है इसकी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर मैं आपातकालीन प्रावधान, ओके, देखो आपातकाल कब आता है? आपकी जिंदगी मस्त चल रही थी, देखो मस्त जिंदगी चल रही थी आप लोगों की, ओके, और तभी आप हो गए 18 बरस के, 18 साल के हो गए आप लोग, और जिंदगी में आपकी आ गया तूफान, मतलब तूफानी जो भी आ गई, तूफान आया, तूफानी जो भी आ गई, ठीक है। तो ये राजू है, ठीक है, राजू मस्त पैकी अपना क्रिकेट खेलता था, ठीक है, जब वो छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था। अब क्या हो गया? अब राजू हो गया 18 साल का,
ठीक है, 18 साल का हो गया राजू। अब 18 साल का होते ही जो है उसके बॉडी के अंदर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस, और 18 साल का होते ही उसकी जिंदगी में आपातकालीन स्थिति नाम की नेहा आ गई। ठीक है, आपातकालीन स्थिति आ गई और वो पूरा विचलित हो गया। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स 18 साल की उम्र, ठीक है, ये याद, मतलब याद रखने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके से याद रखो आप लोग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 18वें नंबर का जो भाग है भारत के संविधान का, इसके अंदर में आप लोगों का आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन मतलब भारत में कौन कौन से आपातकाल लग सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें देखें तो हम इसी पार्ट के अंदर में आता है 352, मतलब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश भर में आपातकाल लग गया। ठीक है, किसी राज्य में, राज्य विशेष में लगाना है, आप कौन से राज्य से हो जल्दी जल्दी लिख दो आप लोग कमेंट के अंदर में, कौन से राज्य से हो आप। ठीक है, तो कौन से राज्य से हो आप। राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगता है, अगर आपके राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है या कोई सरकार नहीं बना पा रहा है तो राष्ट्रपति शासन वहां पर में लग जाता है। ओके, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और अगर हमारे देश के पास में पैसा खत्म हो जाए तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो ये आपातकाल वाली जितने भी कंसेप्ट है वो आपके 18 पार्ट नंबर 18 में दिए गए हैं। 949 जो है 952 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1100 के करीब हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो और ज्यादा एनर्जी से हम लोग पढ़ा पाएंगे यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पर में देखिए कि आपातकाल के जो है ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर में, कितने लोग रेडी है। ये इसका मैं जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन आप लोगों से या किसी एक तरीके से पूछ लूं, आज मैंने बीपीएससी के अंदर में भी करवाया था इसी तरीके का एक क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों से पूछता हूं इसके ऊपर में आधारित एक प्रश्न। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना आप लोगों ने, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 के अंदर में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का देखिए ये DSSB का क्वेश्चन है और ये लूसेंट से लिया गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, लूसेंट के अंदर में है आप लोगों का जो भारत के संविधान के अंदर में अनुसूची नंबर जो 7 है, ठीक है, 7वीं अनुसूची, उसमें काम का बंटवारा किया गया है। कुछ काम केंद्र सरकार के हैं, मतलब उसको संघ सूची में रखा गया है, और कुछ काम है जो राज्य सरकार के, जिनको राज्य की सूची में रखा गया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है इस पर्टिकुलर इसके अंदर में कि भाई कौन सा वाला सही है यहाँ पर में आप लोगों का। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पर में क्या बोला गया कि कौन सा वाला करेक्ट है यहाँ पर में। तो सेंसस कराने की जिम्मेदारी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की है, और कॉर्पोरेशन जो टैक्स लिया जाता है, निगम कर जो लिया जाता है आप लोगों का, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ये केंद्र सरकार, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। ओके, तो कॉर्पोरेशन टैक्स ये आपका संघ सूची के अंदर में मतलब राज्य सूची के अंदर में नहीं है। तो इसी वजह से आंसर जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा आप लोग इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा जो है राज्य सूची में, कौन सा संघ सूची में और राज्य सूची में आता है। मैंने आपको बताया था कि संघ सूची जो है, सेंसस जो है वो आप लोगों का किस में आता है, ठीक है, सेंसस आता है आप लोगों का, ठीक है, सेंसस आता है आपका संघ सूची में, लेकिन एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट मतलब दोनों बना सकते हैं, इसमें समवर्ती सूची में आता है, ये समवर्ती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो इसको यहां नहीं डाल सकते हम लोग, तो ए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने आपको बताया कि राज्य सूची के अंदर में नहीं आता, तो ये भी हटा दो। फॉरेस्ट जो है ये भी कॉन्करेंट सूची में आता है, पहले राज्य सूची में आता था, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दोनों बना सकते हैं। कॉन्करेंट का मतलब है केंद्र सरकार, संघ सरकार, संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो भी संचार के माध्यम है, ठीक है, कम्युनिकेशन, वो सारा केंद्र सरकार के पास में रहेगा, और एग्रीकल्चर वाले जो मामले हैं वो राज्य सूची के अंदर में आते हैं, राज्य सरकार का मामला है वो। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात आप लोगों को यहाँ पर में समझ में आती है, ठीक है, मैं एक पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं वो इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। 990 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 10 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में 1000 लाइक्स के। देखिए, एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा आपकी, और फॉरेस्ट, ये पहले जो है फ्रेंड्स किसके अंदर में आते थे, ये पहले आते थे राज्य सूची में, राज्य की सूची में आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आता है 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसके जरिए इनको राज्य सूची से निकालकर कहां डाल दिया गया, बताओ, राज्य सूची से निकालकर कहां डाल दिया गया होगा इन दोनों को। अब आप लोग बताएं, देखते कितने लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं, समझ में भी आ रहा है उनको। ठीक है, चलिए 1000 प्लस लाइक्स भी आपने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां भी शेयर कर सकते हो ना, शेयर जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स आप लोगों ने। ठीक है, तो राज्य से निकाल कर इसको कॉन्करेंट में डाल दिया, मतलब दोनों बना सकते हैं, कॉन्करेंट में, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था।
समवर्ती, ठीक है, कि दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। अब तो कौन से संविधान संशोधन के जरिए, कब हुआ था, ठीक है, और कहां से निकाल के कहां डाला गया, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलो। गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, दिल्ली सल्तनत को मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत जो है आप लोगों की, उसमें गुलाम वंश, ठीक है, जिसको आप लोग स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इस तरीके से आप लोग बोलते हो। तो गाजी मलिक जो है वो कौन से वंश का संस्थापक था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था, तो गाजी मलिक, पहली बात तो नाम किसका है आप लोगों का, ठीक है, गाजी मलिक किसको बोलते थे, तो गाजी मलिक नाम है किसका, ठीक है, तो मोहम्मद जो गयासुद्दीन तुगलक था फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक, उसी को गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, उसकी उपाधि थी गाजी मलिक, ठीक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक, तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था उसी का नाम क्या था, गाजी मलिक था आप लोगों का। तो तुगलक वंश की स्थापना जो है गाजी मलिक ने की थी। तो गाजी मलिक का असली मतलब गाजी मलिक उसका असली नाम था, लेकिन उसकी उपाधि थी गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक और आपका गाजी मलिक एक ही इंसान है, ठीक है। तो तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस तरीके से गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक को कंफ्यूज करके आप लोगों को पूछा जा रहा है कि कहाँ का है वो, ठीक है। नाउ, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था सुपर टेट के अंदर में, जल्दी से हाथ ऊपर करके बताइए कितने, जितने भी लोग थे जिन्होंने पेपर देखा हो सुपर टेट का। ये बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, DSSB में, ठीक है, आप लोगों का सुपर टेट के अंदर में, केवीएस में, एनवीएस में, सभी जगह आ सकता है। भारतीय मैकियावेली किसको कहते हैं ये बताना है आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं भारतीय मैकियावेली किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, तो मैकियावेली जो है ये एक यूरोपियन लेखक थे और इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस। वैसे ही हमारे भारत के अंदर में जो है वो हुए थे कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैकियावेली की द प्रिंस, इनकी इनकी तुलना की जाती है। तो कौटिल्य को ही भारतीय मैकियावेली कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कौटिल्य वही है आप लोगों के, ठीक है। कौटिल्य क्या है, चाणक्य है ना, चाणक्य को ही कहते हैं आप लोग कौटिल्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो या चाणक्य बोलो, एक ही बात है। तो इनको भारतीय मैकियावेली, मैकियावेली से इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट दोनों में दिया हुआ है, और मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, वो अभी ठीक है, ज्योति सिंह जी, पापा की तबीयत खराब थी, अब ठीक है, हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई जी। तो देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, हेनरी विवियन डिरोजियो, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, और काफी जो है फ्रेंड्स यंग एज के अंदर में ही इनकी इनकी इनका जो है वो ये चले गए थे दुनिया को छोड़कर, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। हिंदू कॉलेज है बंगाल के अंदर में, वहां पर में प्रोफेसर हुआ करते थे, यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, और टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर मिल जाएंगी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो उसको, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। ये वो शोर मतलब वो वाला नहीं है कि सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे ध्रुव मेरे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर, वो वाला शोर नहीं है ये शोर जो है वो हिंदी में कई बार ये वाला शोर लिख दिया जाता है, एक्चुअल में इसका मतलब है तटीय मंदिर, तटीय, तट के पास में जो मंदिर है। तो महाबलीपुरम के अंदर में तटीय मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, शोर टेम्पल या तटीय मंदिर इसको बोलते हैं। तो महाबलीपुरम के अंदर में तटीय मंदिरों का निर्माण उसी ने करवाया था जिसने कांचीपुरम के अंदर में कैलाश नाथ टेम्पल का निर्माण करवाया था। चलो, अब हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, बता दीजिए यहाँ पर में, बताओ जल्दी जल्दी से। एक क्या बात है, आप लोगों ने 1100 से ज्यादा लाइक्स यहाँ पर में कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं तटीय मंदिर की, तो तटीय मंदिर जो है फ्रेंड्स नरसिंह वर्मन जो सेकंड थे उन्होंने ही करवाया था। मैंने आपको हिंट दिया था ना कि कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। सुपर टेट में आया था ना आप लोगों का, कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया,
तो वो आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है। ओके, चलिए, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर में शोर टेम्पल, ये तटीय मंदिर, तट के पास में, इसलिए इसको तटीय मंदिर बोलते हैं। तो क्या नरसिंह वर्मन 2, नरसिंह वर्मन 2 को जो है राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, राजसिम्हा, ठीक है, राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ठीक है, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है, ठीक है, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे, किसके समय काल के अंदर में आए थे जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जल्दी बताइए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि कब आए थे वो, अगर ये क्वेश्चन बोल दूं यहाँ पर मैं आप लोगों के से, तो 1911 के अंदर में भारत आए थे ये, ठीक है। और जब वो आए थे, उनके आने की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी मुंबई में, ठीक है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था उनके आने की खुशी में। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बॉम्बे या मुंबई जिसको आप लोग बोलते हो, उसकी स्थापना किसके लिए की गई थी, ठीक है, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आने की खुशी में, उनके स्मारक स्मारक के रूप में। आप लोगों ने कहीं, अगर आप में से कोई गया हो मुंबई, तो आप लोगों ने ये देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, नाउ फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम हुई थी जिसमें क्वेश्चन आया था, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रज्मनामा, ठीक है, ये कौन सी पुस्तक का ट्रांसलेशन है, कौन सी पुस्तक है जिसका ट्रांसलेशन अगर फारसी भाषा में जब किया गया मुगलों के समय में, तो उसका नाम रज्मनामा रखा गया। रज्म का मतलब होता है लड़ाई, चलो मैंने हिंट दे दिया आपको, रज्म का मतलब होता है लड़ाई, तो उसमें लड़ाई का उल्लेख है, लड़ाई है उसमें, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध हुआ था, पता है ना आपको, तो महाभारत का ट्रांसलेशन अकबर के समय में फारसी भाषा में जब हुआ, तो उसका नाम रज्मनामा रखा गया था, फारसी भाषा में। तो अकबर ने संस्कृत से फारसी भाषा में महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया और उसका नाम रखा था रज्मनामा, लड़ाई की पुस्तक, ठीक है, लड़ाई की पुस्तक। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रज्मनामा, फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। आइलैंड कंटिनेंट किसको कहा जाता है, ये 8वीं कक्षा के आपके एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर में दिया है, ज्योग्राफी में। आइलैंड कंटिनेंट किसको कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपको दिखा रहा हूं, आइलैंड कंटिनेंट एक ऐसा महाद्वीप जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है हमारे दुनिया का वो, जो जितने भी महाद्वीप है उनमें सबसे छोटा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, केवल 38% लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट है हमारे, उनमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये अलग थलग पड़ा हुआ है, इसी वजह से एनसीईआरटी में इसको आइलैंड कंटिनेंट जो है ये लिखा गया है, इसको दुनिया में आइलैंड कंटिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप लोग बता दीजिए कि हमारे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को दिखा दूं, ये है एशिया, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेता हूं कि अगर एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, जल्दी बता देंगे आप लोग। अच्छा चलिए, देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी कक्षा 12वीं चैप्टर 11 में से क्वेश्चन लिया आपके लिए, ये एग्जाम में आया था। और आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरीके से मैं सारा का सारा करवा दूं, आप लोग एग्जाम क्लियर कर जाए, ठीक है। और सिर्फ टीचिंग की नहीं, बल्कि कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। जो बच्चा ये पूरी सीरीज को देख लेगा 1.5-2 महीने तक, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएगा एग्जाम को। तो जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है। द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, कौन सी नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, बंगाल की आर्मी की नर्सरी कहा जाता था उसको, क्योंकि ज्यादातर सिपाही वहीं से आते थे, उसी इलाके से आते थे। और एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, तो अवध का जो इलाका था फ्रेंड्स, ठीक है, अवध का इलाका, उत्तर प्रदेश का अवध का इलाका, ये उत्तर प्रदेश है मान लीजिए, और लखनऊ के आसपास वाला जो इलाका है उसको अवध का इलाका बोलते हैं। तो अवध के इलाके को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता था, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा, बंगाल आर्मी के अंदर में सबसे ज्यादा सैनिक वहीं से आते थे, उसी इलाके से, इसी वजह से, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी अवध को कहते थे। एक बार जितने लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, केवीएस, DSSB, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई, जिस भी एग्जाम के लिए, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी अवध, ये आपको लिखना है, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी अवध। नाउ आपको पता है, तुम्हारे चचा का लड़का था एक, ठीक है, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक बात बोली थी, ठीक है, 1851 में। क्या बोलता तुम्हारे चचा का लड़का, देखो, अवध जो है ना, एक ऐसी चेरी है, मतलब वो नहीं है चेरी, अंगूर टाइप की चेरी, ये कभी ना कभी जो है वो हमारे मुंह में आकर गिर जाएगा एक दिन, इस तरीके से उसने कहा था। तो अवध के लिए किसने कहा था कि एक ऐसी चेरी है जो हमारे जो है वो मुंह में, मतलब अंग्रेजों के मुंह में कभी ना कभी आकर गिर जाएंगी, ऐसा 1851 में उसने कहा था। ये एनसीईआरटी की लाइन है,
चेरी है जो हमारे मुंह में आके गिर जाएंगी, ये डलहौजी ने कहा था, तुम्हारे चाचा के लड़के ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलो, और बाद में फ्रेंड्स फाइनली हुआ भी वही कि डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया 1856 में। ये आरोप लगाकर कि अवध में शासन ठीक से नहीं किया जा रहा है। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पुरानी है, ठीक है, और गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो जो लिखित प्रमाण आपको मिलते हैं, ठीक है, जो वो वर्धमान महावीर और जैन ग्रंथ को पहले क्या होता था, मौखिक रूप से ओरल ट्रांसमिशन होता था, ओरली वो ट्रांसमिट होते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन। बाद में गुजरात के वल्लभी नाम की स्थान पर, ठीक है, दूसरी जैन परिषद आयोजित हुई और उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स इसको लिख दिया गया था फाइनली। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, रीट की एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन और वही क्वेश्चन आपके लिए लगाया है। 1200 लाइक से केवल 2 लाइक्स हम लोग दूर है, 1198 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से एक बार दबा के शेयर मार देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में कुलदीप सर आप लोगों की साइंस की क्लास भी लेने वाले हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए आप लोग। ओके, ये देखिए आप लोग एनसीईआरटी की लाइन है, महावीर और उनके जो लोग थे, ठीक है, उनकी कई सदियों तक मौखिक रूप से ही वो प्रचारित होती रही। फाइनली गुजरात के वल्लभी नाम के स्थान पर, ठीक है, आज से करीब 1500 साल पहले, मतलब 500वीं ईस्वी के अंदर में इसको फाइनली लिख दिया गया, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मैं यहां से लूंगा क्योंकि कुलदीप सर आई थिंक तैयार हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं। तो कुलदीप सर आप अगर तैयार हो चुके हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, ठीक है, जितने चाहे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ ले सकते हैं। बट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर तब तक आप लोग आंसर करें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग सबसे पहले, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, रोज आप लोगों को जुड़ना है क्योंकि कुलदीप सर तैयार हो चुके हैं बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, चाय वगैरह पीकर। ओके, तो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे कि ये किसने कहा था। जल्दी जल्दी से बताइए इसका भी आंसर, फिर आप कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट हो रही है अभी, और ये भी आपको पूरी क्लास देखनी है, साइंस की क्लास भी पूरी देखनी है, क्योंकि कुलदीप सर भी आपको एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों से जो है निकाल कर बहुत मेहनत, रात रात भर मेहनत करके आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए हैं, ठीक है। चलो, तो इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट में कर देंगे। ओके, चलिए, ओवर टू यू कुलदीप सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, टाइम पास नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए, सभी लोग मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने एज ए होमवर्क कर दिया था और देखते हैं किन किन लोगों ने होमवर्क किया है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। होमवर्क आपको ये दिया था कि अगर आपने पूरे के पूरे 118 तत्व अगर पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल के, उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे, क्या था इसका आंसर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या भाई साहब हेलियम था। स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस किसका था, चलिए बताइए। केंद्र किसका रहेगा, ये रहेगा किसका जी, ये रहेगा आपका हाइड्रोजन का। और मुझे पता है यहाँ पे सभी लोगों ने इसका आंसर भी किया था। क्यों हाइड्रोजन, क्यों हाइड्रोजन, क्योंकि आप सभी को पता है हाइड्रोजन में, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। ये अगर आपको पता है तभी जाकर मैं मानूंगा कि सच में आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। सभी लोग मुझे बताएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में भाई साहब, वो होता है 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, वो होता है 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो होता है 0, माने कि 0। इसका ही मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, इसमें बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन 0 होता है जी, न्यूट्रॉन 0 होता है। और साथ में ये सबसे हल्का भी एलिमेंट रहेगा। कैसे रहेगा, सबसे हल्का एलिमेंट रहेगा, सबसे कम वेट वाला रहेगा, कि उसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका वेट रहेगा जी, प्रोटॉन का वेट रहेगा। किसका, प्रोटॉन का वेट रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं वो कहां पर आते हैं, ये आते हैं आपके ग्रुप नंबर 18 पे। इन्हें बोलेंगे हम इनर्ट गैस एलिमेंट। क्या बोलेंगे जी, इनर्ट गैस एलिमेंट, जिसे हम नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नोबल गैस भी बोलते हैं। क्यों नोबल गैस बोलेंगे, क्यों नोबल गैस बोलेंगे, जिस तरह से गांधी जी के बारे में आपने दानिश सर से पढ़ा होगा कि झगड़ा नहीं, क्या नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं करना। एक गाल दिया तो दूसरा गाल भी दे दो, दूसरा गाल दिया तो उसके बाद क्या करना है, मुन्ना भाई ने आपको बताया था।
पर मैं बता दूं, ये सभी के सभी एलिमेंट जो यहां पर आ रहे हैं, इसकी ट्रिक बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। है ना, आगरकर 0 रन पर, आगरकर नाम के क्रिकेटर थे, बराबर है, उन्होंने इनका खोज निकाला था, तो ये था, उससे एक ट्रिक बनी थी, है ना आगरकर 0 रन पर, माने कि हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी आपके नोबल गैस रहेंगे। क्या रहेंगे? नोबल गैस रहेंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और ग्रुप बता रहा हूं जिसे आपको याद रखना है, वो है आपका 17 नंबर का ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 17 नंबर का ग्रुप। और इस 17 नंबर के ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उनको बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। क्या बोला जाता है जी? हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। पता है क्यों बोला जाता है? और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल में जो आखिरी की ऑर्बिट होती है, इसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर कल बाहर आई आंटी, किसके लिए? थप्पड़ मारने के लिए। किसके लिए? थप्पड़ मारने के लिए, याद रखेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, किसके लिए? थप्पड़ मारने के लिए। ये आपकी होगी किसकी? हैलोजन ग्रुप की ये होगी आपकी ट्रिक। क्लियर है? और आपको पूछा जाए अगर अधातु में सबसे क्रियाशील कौन सा है, सबसे क्रियाशील कौन सा है, तो इसका आंसर कर दोगे सभी लोग। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका फ्लोरीन। क्या रहेगा? फ्लोरीन रहने वाला है। क्या रहेगा? फ्लोरीन रहेगा। ये इतनी सारी बातें आपको क्लियर रहे। क्लियर है? चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है, और जनरली हमारे टाइम पे ही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें टेक्निकल टीम वैसे आ गई है, वो उसको क्लियर कर देंगी। चलिए, ये है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे पूछा गया है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। क्या पूछा गया है? परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक कौन होते हैं? मौसम बहुत खराब है ना, मौसम खराब होने के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और मौसम खराब होने की वजह से ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से कनेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है? कोई बता सकता है? हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो चलता है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन, चांद के ऊपर कौन कौन गए थे? चलो चांद से नीचे आ जाओ, धरती पे आ जाएंगे सभी लोग। जी बिल्कुल, दिख गया हो जी, बिल्कुल, अभी चांद के ऊपर पहुंच गया था। हाँ, बिजली गिर गई थी भाई साहब, बिजली गिर गई थी, चांद पे चले गए थे। तो हाँ, आपको मैं बता रहा था, जो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है किसके वजह से होता है? क्या होता है? बीच में बादल आ जाएंगे, बिजली गिर जाएंगे, झाड़ गिर जाएगा, है ना, बड़े बड़े पौधे गिर जाएंगे, बिल्डिंग गिर जाएंगी। उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे पृथ्वी के आजू बाजू घूमने वाला जो सैटेलाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, माने कि जिसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसे ही बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बहुत सारे नाम है, जिससे बुलाना चाहो बुलाएंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये धरती के कितने ऊपर होता है, इसकी दूरी कितनी रहेगी। अब मुझे बताइए, उतने दूरी से अगर वो काम कर रहा है ना, तो थोड़े से प्रॉब्लम तो आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओगे भाई साहब, है ना। पढ़ाई करना है तो कहीं भी करना पड़ता है, वैसे भी आपको है। बहुत बढ़िया जी, चांद पर चले गए थे, पीछे रॉकेट चला गया था। हाँ, बताएंगे ये कितनी दूरी पे होते हैं? कितने दूरी पे होता है? कितने दूरी पे? बहुत बढ़िया, यहाँ पे आंसर दे दिया आपने, 36,000 किलोमीटर। कितना होता है जी? 36,000 किलोमीटर पर होता है। ओके, चलिए, इसका आंसर कर देंगे अभी। आपको पता चल गया नेटवर्क किसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से। इसका आंसर कर देंगे अभी। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी के इन्वेंटर कौन थे? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी बताइए, क्या, कौन से वैज्ञानिक थे? कौन से? जी हाँ, पहुंचा दिए थे और वापस भी आ गए। चलिए, कौन थे? क्या वो रुदरफोर्ड थे? क्या वो मैडम क्यूरी जी थी? क्या वो जॉन डॉल्टन जी थे? या अल्बर्ट आइंस्टाइन जी थे? या आपके आइंस्टाइन माने कि लूसेंट का क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, वो थे आपके जॉन डॉल्टन। कौन थे? जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, माने कि किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में बताया था। और शायद आपको एक बात भी पता होगी कि हमारे भारतवर्ष में
हमारे भारत में एक ऐसे पंडित हो गए जिन्होंने भी परमाणु के बारे में बताया था। कोई बता सकता है इस परमाणु के बारे में बताने वाले हमारे भारत के पंडित कौन थे? अगर किसी को पता है, जॉन डाल्टन था, आपको पता है क्या? भारत के पंडित पता है जिनका नाम क्या था? उनका नाम था ऋषि कनिष्क। नाम सुना है? ऋषि कनिष्क, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। ये डाल्टन तो बहुत बाद में आए थे जी, बिल्कुल। कनाद, ऋषि कनाद, है ना? ऋषि कनाद ये वो पंडित थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने ये बोला था कि धरती में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी बॉडीज है, जितने भी वस्तु है, वो सभी एक सबसे छोटे कण से बने हैं। वो सबसे छोटे कण जो होते हैं उनको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पहले थ्योरी मांडी, फिर उसको प्रूफ किया, ठीक है। तो वो थे आपके जॉन डाल्टन साहब जी थे, ठीक है। जॉन डाल्टन वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था जी? सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, जिन्होंने बताया था कि एटम क्या होता है। भाई साहब ये तोफ गोला देख रहे हो, ये तोफ गोला देख रहे हो, ये तोफ में क्या डाला जाता है? गोला। और यही गोला जो है वो एटम की तरह होता है, ऐसे जॉन डाल्टन ने बोला था। किन्होंने बोला था? जॉन डाल्टन ने बोला था, और यही उसकी थ्योरी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि जितने भी परमाणु होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, माने कि उनको हम तोड़ नहीं सकते। है तो है, नहीं तोड़ पाओगे। उसके बाद बोले कि सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसमें जी? मास एंड प्रॉपर्टी में, माने कि जितने भी समान तत्व है ना, उन सभी के द्रव्यमान और गुणों में समानता होती है। उसके बाद बोले कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट रहेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद बोले कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल और नंबर रेशियोज टू फॉर्म द कंपाउंड, माने कि जब परमाणु जुड़ जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं? परमाणु जुड़ जाते हैं, उसके बाद क्या बनता है? आपका कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। और उसको बाद बोले कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये सबसे ज्यादा फेमस है, ये सबसे ज्यादा फेमस है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी। किसने बोला था कि एटम्स माने कि परमाणु ना ही हम उसे बना सकते हैं और ना ही खत्म सकते हैं? जिस तरह से ऊर्जा का नियम है, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से हमारा एटम का भी थ्योरी क्या बोलता है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो खत्म नहीं कर सकते। ये किसने बनाया था? डाल्टन ने बताया था। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, न्यूक्लियॉन क्या होते हैं जी? न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन के अंदर किसका किसका समावेश होता है? चलिए बताइए सभी लोग। कंपाउंड, एटम के बारे में बताया मैंने आपको, एटम हो गया। अभी देखते हैं न्यूक्लियॉन माने क्या होता है। चलिए अब आते हैं एडवांस थ्योरी के ऊपर। किसके ऊपर? एडवांस थ्योरी के ऊपर। सभी लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहेगा, या नन ऑफ अबव? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियॉन माने क्या होता है। देखिए न्यूक्लियॉन माने क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका परमाणु का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। और सेंटर में जो आपको पीले और लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा संघ जो है इसे हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और न्यूक्लियॉन में कौन आ रहा है भाई साहब? ये आ रहा है आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि उसके सेंटर में आने वाले जितने भी पार्टिकल है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन, माने कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहरी कक्षा में होता है, वो सेंटर में न्यूक्लियस में होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखने हैं, माने कि आंसर आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सभी लोग मुझे बताएंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। पहले बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। उसके बाद बोला गया है हाँ थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट सभी को पता है, माने कि उष्मीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं भाई साहब, जिसमें क्या बनाते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसमें जो बाहरी कंबशन करते हैं, माने कि कोयले को जलाया जाता है, तो कोयला जलने के बाद क्या बाहर निकलता है? चलिए सभी लोग हाँ वो भी बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वो आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा।
वो सभी लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि किसने की थी। चलिए बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, क्या निकलेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका 1 2 3 सभी, माने कि डी, सभी कुछ निकलेगा। क्योंकि कोयला जो होता है ये कार्बन का एक कंपाउंड होता है। और आपको बता दूं, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं हमारे, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उन थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे भारत में लगभग 60% ऊर्जा जो होती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। कहां से आती है? थर्मल पावर प्लांट से आती है। और इस कोयले में कौन से प्रकार के कोयले होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं? आपको बता दूं, अगर मैं कोयले की बात कर रहा हूं तो कोयले में सबसे उच्च दर्जे का जो कोयला रहेगा उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है भाई साहब एंथ्रासाइड। क्या नाम रहेगा? एंथ्रासाइड। और सबसे नीचे दर्जे का अगर कोई कोयला रहेगा तो वो कौन सा रहेगा जी? वो रहेगा आपका पीट। कौन सा रहेगा? पीट। ये एंथ्रासाइड जो होता है इसमें कितना कार्बन होता है जी? इसमें कितना कार्बन होता है? इसमें लगभग 85 से लेकर 90% कार्बन होता है। और जिसमें कार्बन ज्यादा रहेगा उसका दर्जा ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। और उसी तरह से पीट में लगभग 30 से 40% ही कार्बन होता है, माने कि इसको जलाओगे तो पूरे घर में धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि हमारे भारत में कौन से प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा मिलता है तो उसका आंसर रहेगा आपका ब्यूटिमिन, ब्यूटिमिनस। ठीक है, ये कोयला सबसे ज्यादा मिलता है जिसमें कि लगभग 70% कार्बन होता है। कितना? 70%। और देख पा रहे हो धुआं, यही धुआं है जिसके वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ब्यूटिमिनस है ना? मेरा स्पेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है जी, थोड़ा समझा कीजिएगा, ठीक है? हाँ, क्या रहेगा? यही वो कोयला है जिसके वजह से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। आपको बता दूं, हमारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, ठीक है? और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए इसका आंसर करेंगे। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो धर्मिता के आविष्कारक कौन थे? चलिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए। और मुझे पता है इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो, है ना? चलिए बताइए। हाँ, मुझे पता था यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो। रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन्वेंशन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे आपके हेनरी बैक्वेरियल। कौन थे आपके? हेनरी बैक्वेरियल। मुझे पता था आप मैडम क्यूरी बनने वाले हो। आपका आंसर रहेगा हेनरी बैक्वेरियल। कौन रहेंगे? हेनरी बैक्वेरियल। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले रेडियो धर्मिता के बारे में बताया था। अब रेडियो धर्मिता मतलब होता क्या है जी? रेडियो धर्मिता होती क्या है? रेडियो धर्मिता होती यह है कि जब कभी भी कोई एलिमेंट से आपका अल्फा, बीटा और गामा नाम के एलिमेंट्स निकलते हैं उनको हम रेडियो धर्मिता माने कि रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और मैडम क्यूरी वो इंसान थी, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियम और रेडियम के बारे में खोज की थी और उनको खोज निकाला था। और इनके बारे में उनको जो है, इसके लिए उनको जो है प्राइज भी मिला था। उसका नाम है आपका नोबेल प्राइज, ठीक है? पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। थोड़ा फास्ट लेते हैं ना, थोड़ा सा फास्ट बढ़ते हैं अभी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज? चलिए बताइए, नकारात्मक रूप से आवेशित होता है कौन होता है? अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे, कौन होता है जी? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा, आप सभी को पता है, अल्फा पॉजिटिव होते हैं, बीटा निगेटिव होते हैं, गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, माने कि ये नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। और एक्स रे तो भाई साहब एक्स रे होते हैं, आप सभी को पता है। माने कि आपका आंसर क्या आया जी? आपका आंसर आया बीटा रेज। निगेटिव पूछा गया है ना, तो कौन रहेगा आपका? बीटा रेज रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप सभी को पता है अल्फा, बीटा, गामा में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है आपकी गामा में रहेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सबसे कम ऊर्जा होती है आपकी अल्फा में, सबसे कम ऊर्जा होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लेंगे। चलिए बताइए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ना, नेटवर्क का फिर से इश्यू हो जाएगा, कुछ बता नहीं सकते तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर आज क्लास भी खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। चलिए बताइए,
टेबल सॉल्ट माने कि NaCl, जिसे हम खाने का नमक बोलेंगे, ये किससे निर्माण किया जाता है? आप सभी को पता है, इसके बारे में सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, टेबल सॉल्ट माने कि खाने का नमक जो होता है, कैसे बनाया जाता है? उसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। उसके लिए इस्तेमाल आता है NaOH प्लस HCl। इन दोनों की रिएक्शन कर दो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा NaCl और मिलेगा पानी। क्या मिलेगा? NaCl और पानी मिलेगा। और यही NaCl माने कि आपका क्या है जी? खाने का नमक हो गया। ये क्या है? आपका खाने का नमक है। यह आपको ध्यान में, माने कि अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है, NaOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। माने कि आपका आंसर रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कितने लोगों ने सही उत्तर किया? ये कितने लोगों ने सही उत्तर किया? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर? प्राकृतिक सूचक करके किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए बताइए। टर्मरिक, शुगर, सॉल्ट या विनेगर? चलिए सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए, इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो चीज होती है जो कोई पदार्थ एसिड है या बेस है, ये बताता है। माने कि एसिड अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग रहेगी, बेस माने कि क्षार अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। यहाँ पे दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है आपका सिंथेटिक माने कि कृत्रिम, और दूसरा होता है आपका नेचुरल। तो यहाँ पे पूछा गया नेचुरल, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपका टर्मरिक माने की हल्दी। क्या रहेगी जी? हल्दी रहेगी। अब देखते देखिए हल्दी में क्या गुण होते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि प्राकृतिक संकेतक की बात करूंगा तो लिटमस पेपर, हल्दी होगी आपकी टर्मरिक, बाद में रेड कैबेज है ना, उसके बाद चाइना रोज माने कि आपका गुड़हल का फूल हो गया। उसके बाद कृत्रिम संकेतक की अगर बात करूंगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फिनोप्थिलीन। उसके बाद मिथिल ऑरेंज, और भाई साहब ये घ्राण संकेतक होते हैं जिसमें ओनियम, वेनिला और क्लोव ऑयल माने कि लवंग का तेल। ये सभी कुछ हम इंडिकेटर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टर्मरिक। हल्दी में जब कभी भी आप बेस माने कि क्षार को डालोगे भाई साहब, तो इसका रंग बदल जाता है। ये खून के जैसा बदलता है रंग, उसे बोलेंगे रेड कलर। कैसे? रेड कलर में बदल जाता है। और बाकी अगर न्यूट्रल और एसिड को आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, माने कि नो चेंज। कैसे आएगा? नो चेंज। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। देख बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी फास्ट। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। What happened to the blue litmus paper when deep in an acidic solution? जब कभी भी नीले लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सबसे पहले तो ये रहेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। बदलेगा तो कौन सा कलर बदल जाएगा? बहुत बढ़िया, ये बन जाएगा आपका रेड कलर का। कौन सा बन जाएगा? रेड कलर का। जो लिटमस पेपर होता है वो लिकेन नाम के प्लांट से बनता है, जिसे हम लाइकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लाइकेन। और आप सभी को पता है लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले जीव है, माने कि सहजीव संबंधी होती है। कैसे होती है? सहजीव संबंधी होते हैं। और इनमें सहजीव संबंध माने कि दो जीव साथ में रहते हैं, दो जीव साथ में रहते हैं। और वो कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका अलगी, एक होता है आपका अलगी, और एक होता है फंगी। अलगी का मतलब जिसे बोलेंगे हम शैवाल, और फंगी का मतलब जिसे बोलेंगे हम कवक। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। विच एसिड इज फाउंड इन साइट्रिक फूड? माने कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड मिलता है? चलिए बताइए फास्ट फास्ट, जल्दी 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 आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे, सभी लोग सेशन को लाइक भी करेंगे, और भाई साहब शेयर भी कर देंगे, है ना। और उसके साथ साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे सेशन को, ताकि आगे जाकर और पढ़ाई अच्छे से हो सके, है ना। चलिए सभी लोग आंसर बदलेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका साइट्रिक एसिड। साइट्रस फ्रूट, साइट्रिक एसिड, सिंपल सी बात है। ये लैक्टिक एसिड कहां पे मिलेगा आपको? ये दही में मिलता है। कहां पे मिलता है? दही में। ये फॉर्मिक एसिड के बारे में पता है आपको? ये फॉर्मिक एसिड कहां पे मिलता है?
इसे हम क्या बोलते हैं जी, मिथानोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथानोइक एसिड बोलते हैं। और ये कब कहाँ मिलता है? अगर भाई साहब आपको चींटी ने डंक मार दिया, चींटी ने डंक मार दिया या मधुमक्खी ने काट दिया, मधुमक्खी ने काट दिया, तो वहां पे आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। ओके जी, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, ये पूरे के पूरे टेबल जो है मैं आपको और अच्छे से रिवाइज करूंगा, पर अभी कैसे टाइम हो रहा है ना, और कंजेशन के वजह से जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे सभी लोग। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहां पे मिलेगा? एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं जी? एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। एस्कॉर्बिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है? इसे ही बोलते हैं हम विटामिन सी। क्या बोलते हैं? विटामिन सी। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो भाई साहब गर्मी में रख दोगे तो भाई साहब ये खत्म हो जाएगा, गर्मी से ये खत्म हो जाता है। मान कि विटामिन सी का आंसर रहेगा आपका आंवला। क्या रहेगा? आंवला। क्लियर है? चलिए करवा देंगे भाई साहब, सब एग्जामिनेशन करवा देंगे, बस आप डेली क्लास करेंगे, लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। विच फ्रूट इज मैलिक एसिड? चलिए, मैलिक एसिड कहां पे मिलता है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका एप्पल। खाते क्यों नहीं एप्पल? खाते हो एप्पल? एप्पल खाओगे तो आपको मैलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैलिक एसिड मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं। बताइए फोर्स जो है वो किसका प्रोडक्ट है? फोर जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है? बहुत बढ़िया जी, हाँ एप्पल खा लियो, है ना, एप्पल खाना चाहिए डेली। भलाई जेब में पैसा ना हो, एप्पल खाओ, काम मत करो, ठीक है, बस एप्पल खाओ और ऐसे ऐसे खाते खा के सोते जाना, इससे आपकी दुनिया जो है और बड़ी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए इसका आंसर क्या रहेगी? फोर्स किसका प्रोडक्ट रहेगा? सिंपल सी बात है, मास और एक्सेलरेशन का, द्रव्यमान और त्वरण के बारे में। और आपको बता दूं, न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे, लॉज ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं, गति के नियम दिए थे। पहला नियम जहां पे बोलेंगे न्यूटन जी कि कोई चीज अगर खड़ी है तो खड़ी रहेगी, चल रही है तो चल रही, इसे बोले थे हम जड़त्व का नियम। क्या बोले थे जी? जड़त्व का नियम, माने कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोले थे? लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा नियम जो है वहां पे उन्होंने बल के बारे में बताया था। किसके बारे में? बल के बारे में बताया था, जहां पे उन्होंने बोला था कि अगर मैं मोमेंटम को टाइम के हिसाब से बदलू तो आपको क्या मिलेगा? बल मिलेगा। क्या मिलेगा? बल मिलेगा, माने कि फोर्स मिलता है मोमेंटम को, ठीक है। ये उन्होंने बोला था दूसरे नियम में। माने अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन के कौन से नियम में बल का डेफिनेशन या व्याख्या दी गई, तो वो रहेगा आपका दूसरा नियम। और तीसरा नियम तो भाई साहब पूरा जग प्रसिद्ध है, पूरे ब्रह्मांड में इसकी चर्चा है। किसकी? तीसरे नियम की। एक दो तो दूसरा मिलेगा, है ना। क्या बोलेंगे इसे? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन रहेगी, माने कि किसी चीज के ऊपर आप बल लगाओ तो वो भी आपके ऊपर बल लगाएगी। क्लियर है? ये था आपका तीसरा नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, किसी भी मानवीय शरीर का भार कितना रहेगा? चलिए बताइए, या कैसे रहेगा, कहां पे ज्यादा रहेगा, कहां पे कम रहेगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। कहां पे ज्यादा रहेगा? धरती पे हर जगह के ऊपर समान रहता है। मैक्सिमम एट द पोल माने कि ध्रुव के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। मैक्सिमम एट द इक्वेटर माने कि भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? विषुववृत्त बोलते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा रहेगा। कि मोर देन माउंटेन्स देन द प्लेन्स, माने कि क्या पहाड़ों और मैदानों में ज्यादा होता है। कुछ भी क्वेश्चन, ये पांचवा ये चौथा ऑप्शन तो कुछ भी लिखा उसने, ठीक है, कुछ मिला ही नहीं उसको बोलने के लिए। हाँ तो क्या आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। मैक्सिमम एट द पोल क्यों रहता है, ठीक है। ये रही अपनी धरती। जिस तरह से आपको ये गोल एक बॉल की तरह दिख रहे हैं ना, ये इस तरह की नहीं होती है। आप सभी को पता है कि धरती इस तरह की है, अंडे जैसी होती है ना। इसका मतलब क्या है? अगर कोई इक्वेटर की खड़ा है तो ये अंतर जो है ज्यादा रहेगा और ये अंतर कम रहेगा। और इसी के वजह से जो आपका ध्रुव होता है, ध्रुव के ऊपर जी का वैल्यू ज्यादा होता है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण।
और गुरुत्वीय त्वरण होने की वजह से आप सभी को पता है जो वेट इज इक्वल टू क्या होता है जी, एम इंटू जी होता है। मास माने कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये द्रव्यमान नहीं बदलता। क्या बदलता है? क्या बदलता है? जी बदलता है। माने कि ध्रुव के ऊपर जी का वैल्यू ज्यादा होता है और इसीलिए ध्रुव के ऊपर जो है भार कैसे रहेगा? ज्यादा रहता है। ये पहली बात हो गई। उसी तरह से सेंटर की अगर बात करें, सेंटर की बात करें, यहां पे वेट कितना रहेगा? जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। यहाँ पे पूछा गया है यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के ऊपर कितना रहेगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को पता है कि चंद्रमा और धरती के बीच में कनेक्शन क्या है तो आप जरूर बता दोगे भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, आप सभी को पता है कि जो भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, वो जो चंद्रमा के ऊपर होता है, मून के ऊपर होता है, वो एग्जैक्टली कितना होता है जी? 1/6 टाइम होता है जी ऑन द अर्थ, है ना। माने कि अगर मैं इससे निकालू तो वेट भी कितना रहेगा मून के ऊपर? वो 1/6 टाइम द वेट ऑन द अर्थ रहेगा। माने कि 1/6 गुना में वेट दिया है आपको 600 न्यूटन, आ गया कितना जी आपका? 100 न्यूटन। कितना आया? 100 न्यूटन आया। आया सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बहुत बढ़िया। और ये रहे भाई साहब, ये है आपके रामलाल जी, ये है आपके रामलाल जी, उनका बेटा है शामू। रामलाल जी का बेटा शामू है। ये भाई साहब धरती के ऊपर खड़ा है तो इसका वजन जो है भाई साहब 90 किलो का है। कितना है? 90 किलो का है। तो अगर वो चंद्रमा के ऊपर चला गया तो इसका वजन कितना रहेगा? उसका मास कितना रहेगा? 90 किलो का ही रहेगा। कितना रहेगा? 90 किलो का ही रहेगा। माने कि द्रव्यमान नहीं बदलता है। यहाँ पे लिख दो बात, कमेंट में लिख दो, द्रव्यमान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज 29.4 न्यूटन, वेट बोला गया है तो उसका मास कितना रहेगा? चलिए उसका मास कितना रहेगा? बराबर है ना, इसका आंसर निकालोगे सभी लोग मुझे बताएंगे कितना रहेगा। अभी मैंने फार्मूला बताया था, W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी, और G का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। बराबर है। हमें द्रव्यमान पूछा गया है तो मास इज इक्वल टू रहेगा वेट डिवाइड बाय जी। वेट आपको कितना दिया है? 29.4। कितना दिया है? 29.4 दिया है। और G का वैल्यू आपको पता है वो होता है 9.8। और सीधा सीधा डिवाइड कर दो भाई साहब, कितना आएगा? 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। डी कहां से भाई साहब? अरे यहाँ पे आपको वेट दिया है, भार दिया है, और आपको पूछा गया है द्रव्यमान पूछा गया है। तो द्रव्यमान अगर निकाल रहे हो तो 9.8 से डिवाइड कर दो भाई साहब, आपका आंसर है आपका 3 kg आ जाएगा। कितना आएगा? 3 kg आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद के ऊपर आपने देखा होगा तो इस तरह से जंपिंग जंपिंग होता है, वो इस तरह से चलेगा, जिस तरह घोड़ा चलता है ना, घोड़ा चलता है उस तरह से चलता है। ये क्यों चलता है? ये क्यों चलता है? क्योंकि ये ऑप्शन है, यहां पे पूछा गया है। तो आंसर कौन सा रहेगा? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो अभी अभी हमने देखा है, जो हमने अभी अभी देखा है कि चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम होता है पृथ्वी के कंपैरिजन में, और इसी के वजह से जो आदमी है वो इस तरह से बंदर की तरह चलता है भाई साहब। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज चार्ज निगेटिवली इट इंप्लाइज द, कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या है? नकारात्मक रूप से है जी, बिल्कुल है ना। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या रहेगा जी इसका आंसर? चलिए बताइए, आप सभी को पता है किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब मुझे बताइए, इसमें अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मान लीजिए ये कोई दूसरा परमाणु है और इस परमाणु से इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। इसका मतलब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन है इसके पास। इसका मतलब क्या है? 10 पॉजिटिव चार्ज है और 11 निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इस परमाणु के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए इसने क्या है? इलेक्ट्रॉन को लिया है। इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो तभी जाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ा है। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा इसके ऊपर? आपका आंसर क्या आएगा? वो क्या करेगा जी? एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स, माने कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर से लिएगा। ठीक है, बाहर से उधार ले लेगा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चाहे एसएससी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सिंपल सी बात है, ये अभी अभी हमने पढ़े हैं। क्या बोला जाता है जी? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया। क्या बोला जाएगा इसको? बाकी ऑप्शन देखिए बिना काम के दिए है आपको, है ना। सीधा सीधा आंसर रहेगा इसका आइसोटोप, जिसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? समस्थानिक बोलते हैं। और आपको याद रखना है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक होता है आपका प्रोटियम, एक होता है आपका ड्यूटेरियम, एक होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है आपका ट्रिटियम। तीसरा कौन सा होता है? ट्रिटियम। ये जो प्रोटियम होता है, इसमें भाई साहब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ड्यूटेरियम में कितने रहेंगे जी? एक प्रोटॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और भाई साहब एक न्यूट्रॉन आ जाएगा, है ना। और इसके पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। और ये जो ट्रिटियम है, ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसे होता है जी? रेडियो एक्टिव होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे वही, ठीक है, वही यहाँ पे डायग्राम में लिखे। ये आपका प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विद्युत हीटर की कुंडली में कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? हीटर तो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, है ना। हीटर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पानी गर्म करने के लिए। किसके लिए? पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पानी गर्म करना मतलब आप कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हो, इसका भी आंसर मुझे बता देंगे सभी लोग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका तो आंसर आपका नाइक्रोम रहेगा। क्या रहेगा जी? नाइक्रोम, जो कि एक मिश्र धातु होता है। किसका जी? निकल और क्रोमियम का। और साथ में इसमें आपको आयरन भी मिलेगा। ठीक है, ये सभी कुछ निकल, क्रोमियम और आयरन का ये क्या होता है? मिश्र धातु होता है। कैसे होता है? मिश्र धातु होता है। और ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है जी? ये काम करता है आपका जूल्स इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? जूल्स इफेक्ट, जिसे ही हम क्या बोलते हैं जी? इसे ही बोलते हैं विद्युत का ऊष्मा प्रभाव। क्या बोलते हैं? विद्युत का ऊष्मा प्रभाव बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? गामा रेज आर, क्या वो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन होते हैं? चलिए देखते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को किन किन लोगों को समझ में आया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? गामा किरणें क्या होते हैं जी? ये उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय किरणें होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिए सभी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके गामा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणों के बारे में प्रॉपर्टीज। इनके बारे में आपको बता दूं, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हेलियम के पार्टिकल होते हैं, हेलियम के कण होते हैं। बीटा पार्टिकल आपको पता है इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं। और गामा किरणें जो है वो किसी के कण नहीं होते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को एज ए होमवर्क कर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं?
होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अच्छे से, ताकि मैं इसे और अच्छे से आपको सॉल्व कर कर कल बता सकूं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जो है एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे और साथ साथ टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब भी करके रख देंगे, ताकि इसी प्रकार के जो जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, ये आप सभी को हमेशा मिलते रहे और आपकी तैयारी और पुख्ता हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।